आप मुझे ऐसी 3 चीजें बताइए कि अगर कोई उसमें इन्वेस्ट करेगा उसको 10x रिटर्न मिल सकता है। कि आप ये देखिए कि गवर्नमेंट का फोकस कहाँ पर है। जिन सेक्टर पे गवर्नमेंट पीएलआई दे रही है उन्हीं सेक्टर को आइडेंटिफाई कीजिए। अभी जैसे रिसेंटली आपने देखा कि सेमीकंडक्टर के ऊपर गवर्नमेंट दे रही है पीएलआई, ठीक है, क्लीन एनर्जी के ऊपर दे रही है। एक मूव पेरेंट्स का फाइनेंशियली कौन सा होना चाहिए अपने बच्चे के प्रति कि उनकी लाइफ आगे जाके टोटली सिक्योर होना चाहिए। जिस दिन वो बोर्न हुआ है उसी के आसपास में अगर आप उसकी एक एसआईपी कर दे, 5000 की कर दे, 2000 की कर दे, तो बिलीव मी जब वो बंदा 25 साल का होगा तो उसके पास में एक इतनी बड़ी अमाउंट होगी। बहुत लोग होते हैं जिनको लगता है कि मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, काश 10 साल पहले मैं इन्वेस्ट कर सकता था तो आज मेरे पास इतना होता। शेयर मार्केट में आपको स्टार्ट करना है तो इससे अच्छा टाइम कभी हुआ ही नहीं हिस्ट्री के अंदर। कैन यू टेल मी सम एग्जांपल्स जो आपने देखे हैं, आपका बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स को लेके? वारियर रिन्यूएबल्स एनर्जी करके एक स्टॉक है जो कि पिछले 5 सालों में मैं देख रहा हूँ करीब 250% का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। 250%? मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए 5 साल पहले लगाया होता है इस स्टॉक के अंदर और आपको मान लीजिए 250% हर साल रिटर्न मिल रही है। आज 5 साल के बाद वो पैसा कितना हो जाएगा? ये पैसा 5.25 करोड़ रुपए हो जाता है। What you are saying? GCL का टर्नओवर मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर आप बताओगे तो कितना है? मैंने देखा, रिसर्च किया था, आई हैव द फिगर इन माय माइंड बट स्टिल आई वांट टू आस्क यू। शेयर मार्केट के अंदर जो टर्नओवर होता है वो करीब 400 से 500 करोड़ का डेली हम लोग करते हैं। बुक्स का टर्नओवर बात करो तो हमारी कंपनी आज की डेट में करीब 50 करोड़ की इसकी पेड अप कैपिटल है और करीब 12-15 करोड़ के आसपास हम लोग इसमें रिवेन्यू टर्नओवर करते हैं। बिटकॉइन जब 2021 में लोग सिर्फ जानते थे कि बिटकॉइन था, जिन लोगों ने उस टाइम इन्वेस्ट करा आज वो उनके पास बहुत बहुत सारा फंड्स है जी। What do you think the next big thing? Hello, this is Shivam Purohit and I welcome all in my new episode Brand Buzz by Shivam. This episode is presented by GCL. आज के टाइम पे हर कोई एक बात सोचता है कि पैसे कब, कहां और किधर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये सारी आज हम बात करेंगे with the director as the CEO of GCL, Mr. Ravi Singhal. So, as I always say, sit back, relax and enjoy the podcast. Hello everyone, hi, this is Shivam Purohit और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे न्यू एपिसोड में ब्रांड बज़ बाय शिवम। आज हमारे साथ है डायरेक्टर एज CEO ऑफ GCL कंपनी मिस्टर रवि सिंघल। हेलो, हाउ आर यू रवि जी, कैसे हैं आप? एब्सोल्युटली फाइन, बहुत अच्छा। आप बताइए शिवम। मैं एकदम बहुत बढ़िया हूँ एंड कैसा लग रहा है आपको ब्रांड बज़ बाय शिवम में आके? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है शिवम, आपकी एनर्जी वैसे भी बहुत हाई रहती है। मैं थोड़ा सा आपसे एज हूँ तो कोशिश करता हूँ आपकी एनर्जी मैच कर पाऊँ लेकिन थोड़ा एज की वजह से थोड़ा मेरा डाउन रहता है। मैं रवि जी को बहुत टाइम से जानता हूँ और कहीं ना कहीं उनसे सीखने को मिलता है अबाउट द स्टॉक मार्केट एंड कहाँ पे इन्वेस्ट क्या करना चाहिए, जिंदगी के पर्सनल लाइफ के बारे में भी। आज वो सारी बातें हम करने वाले हैं अबाउट द स्टॉक मार्केट, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, किधर करना चाहिए और करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। मुझे आप एक बात बताइए, आज के टाइम पे सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है? देखिए, सबसे बड़ा रिस्क है लाइफ में रिस्क ना लेना। मैं ऐसे बोलूँगा कि अगर आप लाइफ में कोई रिस्क नहीं ले रहे तो इससे बड़ा रिस्क आप नहीं ले सकते। जैसे मैं ही नहीं, रॉबर्ट कियोसाकी भी ऐसे बोलते हैं कि अगर आपने लाइफ में रिस्क नहीं ली तो इससे खराब काम आप कुछ नहीं कर सकते। सिमिलरली जो दूसरे बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो वर्ल्ड के बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनका भी यही मानना है कि अगर आप लाइफ में कोई सबसे खराब काम कर सकते हैं तो वो यही कर सकते हैं कि अपने आप को बचा के रखिए, सेफ गार्ड करिए। जनरली जो टीचर काइंड ऑफ पेरेंट्स होते हैं वो इस तरह के एडवाइस करते हैं बच्चों को कि आप अपने पैसों को सेफ रखिए। लेकिन एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट अलग होता है। उनको ऐसा लगता है कि आपके जो भी पैसे हैं, जो भी आप चाहे कमा रहे हैं, चाहे आपके पास कोई सेविंग पड़ी है, उनको आप थोड़ा सा रिस्क लीजिए लाइफ में। ना केवल पैसों की रिस्क लेना, थोड़ा सा लाइफ के अंदर भी। मैं बोलूँगा, मैं आपका एग्जाम्पल ले सकता हूँ। जैसे आप चाहते तो एक जॉब कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन आपने अपना एक बिजनेस सेटअप स्टार्ट किया, आपने रिस्क लिया लाइफ में, तो ये हो सकता है आपको लाइफ में नेक्स्ट लेवल पर लेके जाए। और आपकी जगह मान लीजिए दूसरे लड़के हैं जो बिल्कुल यंग हैं और एक बार जॉब लग गई तो उनको लगता है बस मैं अगर रिस्क ले लूँगा तो हो सकता है मेरी लाइफ खराब हो जाए। तो ये जो रिस्क लेने वाली कैपेसिटी है ये एंटरप्रेन्योर बनाती है आदमी को। तो मैं बोलूँगा कि लाइफ में भी रिस्क लें, शेयर मार्केट में भी रिस्क लें, हर जगह रिस्क लें। सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम कैलकुलेटेड रिस्क लें। हम थोड़ा सा अपना एक सेफ्टी का जोन तैयार करके उसके हिसाब से हम थोड़ा सा रिस्क लें। कैलकुलेटेड रिस्क क्या होता है?
कैलकुलेटेड रिस्क सिंपल सी बात है। अगर आप ब्लाइंडली रिस्क ले रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे मैं एक एंटरप्रेन्योर की बात करूं, आप एक बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि आप उस बिजनेस के क्या इन आउट है, किस तरह से वो बिजनेस होता है, आपने सीधा बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया, तो आप बहुत बड़ी एक ब्लैंक रिस्क ले रहे हैं। उसकी बजाय कैलकुलेटेड है कि उसके बारे में आप 4-6 महीने पता करिए, आप उसके बारे में जाइए, थोड़ा बिजनेस का पता करिए, उसमें क्या एल्ड है, उसमें किस तरह के इन्वेस्टमेंट है, सारी चीज पता करके अगर आप काम कर रहे हैं तो दैट मीन आप एक कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं। इसी तरह से मैं शेयर मार्केट में बोलता हूँ कि शेयर मार्केट में अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो स्टॉक के बारे में जितनी चीजें पता कर सकता है पता करिए, फिर आप सारा कुछ समझ के और स्टडी के साथ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो दैट मीन आप एक कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं। क्या बात है, अमेजिंग। आजकल एआई का जमाना है जी हर कोई एआई में चैट जीपीटी से पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। लोग ये भी पूछने लग गए हैं एआई से कि स्टॉक मार्केट में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जी। बाय सेल बाय सेल। जी एक एआई ही सब कुछ आपको बताता है। जी आपको क्या लगता है आगे भी ये चलता रहेगा? क्या एआई स्टॉक मार्केट को लेके सही इन्वेस्टमेंट बताता है या ह्यूमन माइंड ऑलवेज विंस? देखिए, एआई से अगर आप डायरेक्टली पूछेंगे कि मुझे ये स्टॉक बताओ तो एआई कभी स्टॉक नहीं बताता है। पहली बात, आप थोड़ा उसे घुमा के या स्मार्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एआई को जितने अच्छे तरीके से ट्रेन किया गया वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसको ट्रेन कौन कर रहा है, किस तरह का डेटा उसको प्रोवाइड किया गया है। ह्यूमन क्या ऐसा कह सकते हैं कि वो ग्राउंड पे भी जा सकता है, कंपनी के बारे में पता कर सकता है, वहां के एम्प्लॉय से मिल सकता है। ज्यादा डेटा कलेक्शन की जो पावर है वो ह्यूमन के पास है। मान लीजिए आप एआई को ऐसे ह्यूमंस के साथ में जोड़ रहे हैं जो उसको रियल टाइम फीड दे रहे हैं, तो मैं बोलूंगा एआई को ह्यूमन बीट नहीं कर सकते। लेकिन वही चीज मतलब सारा डेटा अगर एआई को मिलने लग गया तो उसके पास में इतना पुराना डेटा पड़ा हुआ है, डेफिनेटली एआई आपको ओवरकम करेगा। एआई का मैं ऐसे बोल सकता हूं कि उसकी एक ही पावर है कि उसको डेटा किस तरह के डेटा पे ट्रेन किया जा रहा है। अगर अच्छा डेटा उसको मिल रहा है, रेगुलर डेटा उसको मिल रहा है, तो ह्यूमन का अपना एक एक्सपीरियंस है। आप मेरी बात कीजिए, जैसे मान लीजिए मुझे 10-12 सालों का एक्सपीरियंस है, तो मैं उस एक्सपीरियंस को लेकर ही आपको कोई शेयर बताऊंगा या आपको कुछ भी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, उस एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। वही आप एआई की बात करेंगे तो एआई के पास में इतना डेटा है, ट्रिलियंस ऑफ डेटा उसके पास में है, वो उन सारे डेटा के बेस पे डिसीजन लेगा, तो उसमें बायसनेस नहीं आ सकती। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बायस हो सकता हूँ। तो एआई मुझे लगता है हमेशा ही उसको आउट परफॉर्म करेगा ही करेगा। एक ही सिर्फ कंडीशन है कि उसको प्रॉपर्ली डेटा फीड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर ओल्ड डेटा पे उससे आप कुछ भी पूछेंगे तो वो आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं देगा। लाइव डेटा के साथ में अगर उसको आप ट्रेन कर रहे हैं तो डेफिनेटली ह्यूमन कभी एआई को बीट नहीं कर सकता। क्या बात है, अमेजिंग। बट यू आर सेइंग दैट एआई इज द फ्यूचर। एआई कहीं हद तक सही बताता है स्टॉक को, जी ये आप मानते हैं? बिल्कुल। देखिए, एआई ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से वो कुछ बता रहा है आपको, उसको जो डेटा मिला है, इन्फॉर्मेशन मिली, प्रॉम्प्ट आप कैसे देते हो उससे, वो भी बहुत मैटर करता है। मैं एग्जांपल दे सकता हूँ आपको। मान लीजिए आप उससे सीधा पूछेंगे मुझे 3-4 स्टॉक बताओ, तो वो हो सकता है पता नहीं कौन से स्टॉक आपको निकाल के देगा। आप थोड़ा सा और स्मार्टली क्वेश्चन पूछिए कि मेरे को मिड कैप कंपनी इस तरह की बताओ जो कि इस तरह के डोमेन के अंदर काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी सेमीकंडक्टर का टाइम चल रहा है, आप उसे पूछिए सेमीकंडक्टर के अंदर कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो अगले 10 टाइम में 10 टाइम हो सकती है। ठीक है, रदर देन कि अच्छे स्टॉक पूछे, तो अच्छे की कोई डेफिनेशन नहीं होती। अच्छे का मतलब बड़ा भी हो सकता है, अच्छे का मतलब डेट फ्री भी हो सकता है। तो आपके लिए अच्छे की डेफिनेशन क्या है? मेरे लिए अच्छे की डेफिनेशन है जो यहां से 10 टाइम हो सकती है। तो जो शेयर 10 टाइम होता है, अगर मैं उसे वही पूछूंगा तो वो मेरे को वैसा आंसर करेगा। अदरवाइज इन जनरल उससे आप पूछोगे कि अच्छे शेयर बता दो, तो वो आपको क्या करेगा, जो टॉप की 3-4 कंपनी है वो आपको डेटा निकाल के दे देगा। हो सकता है आपका वो एम ना हो। तो प्रॉम्प्ट जो आप बोल रहे हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इसको हम बोलते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको थोड़ी सी होनी चाहिए, थोड़ा सा आईक्यू लगाना पड़ेगा। तो एआई से मुझे लग रहा है आप बहुत अच्छी कंपनियों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, सो यू आर नॉट अगेंस्ट टू इट, यू आर लाइक नहीं। एआई इज गुड। कोई फायदा नहीं है। मान लीजिए मैं अगर उससे अगेंस्ट जाऊंगा तो मैं मानता हूं कि मैं पीछे रह जाऊंगा मार्केट से। मतलब दुनिया के साथ आपको चलना ही पड़ेगा, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं कि यू लाइक इट और यू हेट इट बट यू कैन नॉट इग्नोर इट, है ना। तो इग्नोर नहीं कर सकते एआई को, एआई के साथ लेके ही चलना पड़ेगा आपको, वैसा है। आज हम 2025 में, आपने 15 सालों से कई चीजें देखी होंगी स्टॉक मार्केट में, अप्स एंड डाउन। कोविड का टाइम था, बहुत लोगों ने अपने सारे पैसे खो दिए थे, बट आपने कहीं पे बोला था कि कितने सारे ऐसे सिनेरियोज हैं बट वो रिकवर्स हो जाते हैं। हाँ जी, यू नो, बहुत लोगों ने पैसा खोया बट वो रिकवर हुआ है। जी यू नो, आज 2025 में आप मुझे ऐसी 3 चीजें बताइए कि अगर कोई उस पर इन्वेस्ट करेगा उसको 10x रिटर्न मिल सकता है। एनी 3 सेक्टर्स। जी। देखिए, सेक्टर की बात करूं तो हमारा एक सिंपल सा फंडा रहता है
कि आप ये देखिए कि गवर्नमेंट का फोकस कहां पर है, गवर्नमेंट किस तरफ ध्यान दे रही है। जिन सेक्टर पे गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम, मैं पर्टिकुलरली नाम दे रहा हूं पीएलआई यानी प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम्स, जहां पर पीएलआई दे रही है उन्हीं सेक्टर को आइडेंटिफाई कीजिए। अभी जैसे रिसेंटली आपने देखा कि सेमीकंडक्टर के ऊपर गवर्नमेंट दे रही है पीएलआई, ठीक है, क्लीन एनर्जी के ऊपर दे रही है। इसी तरह से जो टॉयज बनाने वाली कंपनियां है ताकि हमें चाइना से कम इंपोर्ट करना पड़े, उनको गवर्नमेंट पीएलआई दे रही है। तो ऐसे सेक्टर्स आइडेंटिफाई करके अगर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं तो वो हम डेफिनेटली मानते हैं कि अगले 10 सालों में वो जो कंपनी है वो करीब करीब 10 टाइम हो जाएगी। और अगर वो 10 टाइम होगी तो मान के चलते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट भी 15 से 20 गुना हो जाएगी। इसमें सेमीकंडक्टर की मैं बात करूं तो सेमीकंडक्टर एक ऐसी चीज है जो हम प्योरली इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारा 95-98% सेमीकंडक्टर जो है वो इंपोर्ट हो रहा है। अब गवर्नमेंट पुश कर रही है, ऐसी कंपनियों को फ्री में लैंड दे रही है या इस तरह का कुछ इंसेंटिव स्कीम दे रही है ताकि वो मोटिवेट हो और ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। जब गवर्नमेंट पूरे सपोर्ट में आ जाती है तो कोई भी इंडस्ट्री का है 4-5 टाइम हो जाती है। तो ऐसे में हम ऐसी कंपनी आइडेंटिफाई करते हैं जो पोटेंशियल रखती हैं उस जो गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है उसका बेनिफिट उठाने के लिए। तो सेमीकंडक्टर एक हो गया। क्लीन साइंस, क्लीन से रिलेटेड जो जैसे आपने पोल्यूशन देखा, बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है आपकी मेरी लाइफ के अंदर। नेक्स्ट जनरेशन के लिए ऐसे मान रहे हैं कि पोल्यूशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। आज की डेट में हो सकता है किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम लगेगी, मेरे पास पैसे कम है इस तरह से, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए हम लोग इतना सोच रहे हैं कि उनके लिए पैसे प्रॉब्लम नहीं होगी। उनके लिए पोल्यूशन, उनको क्लीन एयर मिले, क्लीन वाटर मिले, खाने पीने की चीजें क्लीन मिले, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो इस सेक्टर के अंदर भी जो कंपनियां काम कर रही हैं वो बहुत अच्छा ऐसे मान के चलेंगे आने वाले टाइम में प्रॉफिट दे सकती है। एक लास्ट में बोलूंगा स्पेस रिसर्च। स्पेस रिसर्च एक ऐसी चीज है जहां पर कोई अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो मल्टीप्लाई हो सकती है। रीजन क्या है कि अभी रिसेंटली आपने देखा चंद्रयान-3 गवर्नमेंट ने लॉन्च किया जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा। उसकी वजह से इंटरनेशनल जो मार्केट है, स्पेस रिसर्च रिलेटेड मार्केट है, उसका कॉन्फिडेंस इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा बड़ा है। और ऐसी 200 कंपनियां हैं जो कि स्पेस रिसर्च और उससे अलाइड सर्विस जो है प्रोवाइड कर रही हैं। तो ऐसी कंपनियों को भी आइडेंटिफाई करके हम चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं ऐसी कंपनियों को ढूंढने में। ऐसी कंपनियों को आइडेंटिफाई करके फिर अगर हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हम मान सकते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें बेस्ट रिटर्न निकाल कर देगी। स्टॉक्स के बारे में आप बताइए मुझे। स्टॉक्स में आप ऑब्वियसली आप बोल रहे हैं कि स्टॉक्स में आप नाम नहीं ले सकते, बट स्टिल थोड़ा अगर आप यू कैन से दैट आपके हिसाब से 3 ऐसे स्टॉक्स जो आने वाले टाइम पे, ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोल रहा वो भी फोमो ही होने वाला है जी कि लोग आपकी सुन और आपकी सुन के इन्वेस्ट करें, पहले खुद रिसर्च करो। आई एम श्योर रवि जी आप भी ये बोलते हो। हम लोग स्टॉक्स नहीं बता सकते। अच्छा, इसलिए हम लोग, हाँ, हम लोगों को सेबी की इसकी गाइडलाइन है कि हम किसी भी ऑफिशियल शो के अंदर स्टॉक्स नहीं बताते थे। उसका मैं आपको रीजन बता देता हूँ। सिंपल सा रीजन है कि आज मैंने किसी को स्टॉक बता दिया, सपोज आज तो वो बहुत अच्छा है, 3 सालों के बाद वो उसमें वो पोटेंशियल नहीं रहा, तो फिर मैं उनको एग्जिट कैसे कराऊंगा? ये तो वन साइडेड कम्युनिकेशन है, सामने वाला हो सकता है मेरे को अप्रोच ना कर पाए। तो इस वजह से हम लोग स्टॉक रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि एक स्टॉक आप लाइफ टाइम के लिए बता ही नहीं सकते। हर स्टॉक की एक लाइफ होती है, एक साइकिल होता है हर स्टॉक का। अगर वो पूरा हो गया तो मेच्योरिटी फेस में आ गया तो उसे हम एग्जिट करवाते हैं। तो वन साइडेड कम्युनिकेशन कभी भी ठीक नहीं है। अगर मेरा कोई क्लाइंट बनता है तो उन्हें हम स्टॉक बताते हैं क्योंकि हमसे वो जुड़ा हुआ है, तो मैं किसी न किसी साइड से उससे कम्युनिकेशन करके उससे उस पोजीशन से एग्जिट करवा दूंगा। लेकिन आप चाहें कि वन वे कम्युनिकेशन के अंदर हम किसी को स्टॉक बताएं, तो सेबी ने भी इस वजह से हमारे ऊपर गाइडलाइन रखी है कि हम किसी को स्टॉक बता के चले गए और पता लगा वो पर्सन बैठा हुआ स्टॉक के अंदर और वेट कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा सेबी गाइडलाइन है कि हम लोग डायरेक्टली स्टॉक का नाम नहीं किसी भी शो में ले सकते। आपको पता है आपने एक बहुत अच्छी बात बोली है जी। आजकल लोग, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही होगा कि आजकल के टाइम पे सोशल मीडिया पे जी। लोग ये देखते हैं कि मर्सिडीज में कोई घूम रहा है, गाड़ी में घूम रहा है, क्या करता है? मैं इंट्राडे करता हूँ, डे टू डे ट्रेडिंग। आओ हमारे साथ, थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करो और 2-3% हम आपको देते, 10% हम आपको देते रहेंगे एवरी मंथ, एंड देन यू कैन बिकम रिच। अब क्या करते हो? मैं इंट्राडे करता हूँ। जी। बहुत सारे बच्चे, यंगस्टर्स उस ट्रैप पे फंस जाते हैं। जी। हाउ डू यू लुक दैट सिनेरियो और दिस ट्रेंड? मैं कहीं के लोग का फायदा है, मैं भी देखता हूँ स्टार्टिंग में कि एक्चुअली कुछ लोग कमा रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल है, बट यू नो इट बेटर। हाउ यू टेक ऑन दिस? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? जी, देखिए, अभी सेबी की रिसेंटली 2-3 सालों में सेबी बहुत एक्टिव हुई है इस मामले में। सेबी का ऐसा मानना है कि ज्यादातर लोग इस तरह के जो काम कर रहे हैं वो खुद जाके चेक करते हैं कि वो खुद भी पैसा कमा रहे कि नहीं कमा रहे। मैं आम आदमी को बोलूंगा कि पहले आप जाके चेक तो कीजिए कि वो खुद भी कोई पैसा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा। आप सिर्फ गाड़ी देख के इमेजिन मत कीजिए कि कोई गाड़ी ले आया तो वो आदमी बहुत अमीर है। नहीं, इस तरह से आप नहीं देख सकते। आप उससे बोलिए ना, आप अपनी फाइनेंशियल शेयर कीजिए मेरे साथ में। अगर आप इतना ही पैसा कमा रहे हैं तो फिर आपको क्या जरूरत है दूसरी जगह पे जाने की और इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम करने की? ठीक है, ये कोई
क्राइटेरिया नहीं कि आपके पास गाड़ी है तो आप बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट से पैसा कमा रहे हैं। मैं रिसेंटली आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि कई सारी सेबी रेट्स के अंदर ऐसा मिला है। गुजरात में भी रिसेंटली मैंने एक लड़की देखी जो कि अपने एक प्रोग्राम का 50-50 से 1000 रुपये ले रही थी। सेबी को मिला कि उसके जो 3 साल की ट्रेडिंग है उसमें उसने करीब 12-13 लाख रुपये लूज किए हैं, और दूसरी साइड उसने करीब 15 करोड़ रुपए उसने सिर्फ अपना कोर्स सेल करके या ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उसने वो जो फीस ली है उससे उसने 12 से 15 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो ट्रेडिंग में ये लोग खुद भी कुछ नहीं कमा रहे। मेरा ऐसा मानना है कि जो ट्रेडिंग में पैसा कमा रहा है वो प्योरली ट्रेडिंग ही कर रहा है, उसको मार्केट में वो कोर्स सेल नहीं कर रहा। 90% मैं आपको कह रहा हूँ जो लोग मार्केट में कोर्स सेल कर रहे हैं, अपना 50,000 1 लाख रुपए के अंदर कोर्स दे रहे हैं, मोस्टली लोग इसके अंदर से पैसा खुद नहीं कमा रहे। टेक्निकल ट्रेडिंग में मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मुझे एक नाम बता दो कोई ऐसे इंडिया के अंदर जिसने टेक्निकल ट्रेडिंग की हो और उसने पैसे कमाए हो। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में तो राकेश झुनझुनवाला का नाम जानते होंगे, विजय केडिया का आप नाम जानते होंगे, ठीक है, मोतीलाल ओसवाल के जो ओनर हैं उन्होंने बहुत बड़ा पैसा इससे कमाया है। बहुत सारे नाम आप गूगल कीजिए, आपको सैकड़ों नाम ऐसे मिल जाएंगे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जिन्होंने 2, 4, 5,000 10,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। टेक्निकल ट्रेडिंग का बताइए मेरे को इंडिया में कौन है, कोई आपने नाम सुना तो आप बताइए। बहुत रेयर है कि कोई टेक्निकल ट्रेडिंग करके और पैसा कमा जाए। ये लोग यही करते हैं, टेक्निकल ट्रेडिंग सीख लेते हैं, फिर थोड़ा सा उसमें काम करने की कोशिश करते हैं, पैसे नहीं बनते तो फिर दूसरों को सिखाकर और फिर ये उस तरह से पैसे कमाते हैं। तो थोड़ा सा जो सीखने वाला आदमी है उसको एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, अपना दिमाग उसको साथ रखना पड़ेगा कि भैया ये इतना पैसे कमा रहा है तो 10-20 हज़ार रुपये लेके मेरे साथ कोई टाइम खराब कर रहा है। तो वो टीचर ही है बेसिकली, वो आप टीचर मान सकते हो, एज ए टीचर उसके पास भी जा सकते हो, पर ये कभी मत मानना कि उस आदमी ने भी पैसा कमा रखा है। हो सकता है वो आपको दिखाकर और वो अपना कोर्स के थोड़ा प्रीमियम ले ले। अगर वो ये नहीं दिखाएगा कि मैं पैसा कमा रहा हूँ तो हो सकता है उसको 5,000 का कोर्स सेल करना पड़े। दूसरी साइड ऐसा उसने दिखा दिया है कि मैं तो करोड़पति होगा इसको लेके, तो वही उस कंटेंट को 1 लाख रुपए में बेचेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि ज़्यादातर लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, और जितने भी सेबी ने आज तक रेड की है या इन लोगों को पकड़ा है उसमें से एक भी आदमी आज तक ऐसा नहीं मिला जिसको एक्चुअल में जो पैसा कमा के बैठा हुआ है। सबके सब पैसा लूज करके बैठे हुए हैं, सारा का सारा पैसा। एग्जाम्पल एनी जो आप पर्सनल लाइफ में कोई एग्जाम्पल आप शेयर करें? नाम तो याद नहीं है पर आप गूगल कर सकते हैं, कोई भी आप अगर गूगल करेंगे तो इस तरह के नाम आपके सामने आ जाएंगे जो कि कोर्स सेल कर रहे हैं लाख रुपए का और खुद 2 लाख रुपए भी जिंदगी में कमाए नहीं ट्रेडिंग करके। तो आप ढूंढ सकते हैं गूगल के ऊपर इस तरह के कई सारी से भी। लास्ट 2-3 सालों में से भी बहुत एक्टिव हुई है क्योंकि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस जो है लोगों पे बहुत ज़्यादा हो गया है। तो सेबी ने, मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, करीब 17,000 अकाउंट ब्लॉक किए हैं इस तरह के, जो लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। यूट्यूब चैनल बहुत सारे बैन हुए हैं। स्टार्टिंग में मैंने देखा है कि और कई स्टूडेंट्स की जो मेरे पास क्वारीज आई थी, जब मैंने बताया कि आई एम डूइंग अ पॉडकास्ट ऑन स्टॉक मार्केट, बहुत लोग ने बोला ये चीज़ ज़रूर पूछेगा क्योंकि प्रूफ होता है कि वो कमा रहे हैं, एक लाइफस्टाइल होती है। जी जी। एंड दैट्स व्हाई उस चीज़ को लेके वो वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाते हैं। जी जी जी। हाँ, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लोग जो भी दिखा रहे हैं ये पैसा एक्चुअल में नहीं कमा रहे। ये तो सिर्फ कई जब दुकान अच्छी, जब आपको नई दुकान खोली, आपने शोरूम पे बढ़िया से लाइट वाइट लगा के चमका के सब कुछ रख देते हो तो लोग थोड़ा जल्दी अट्रैक्ट होकर शोरूम में एंटर कर जाते हैं। ये वैसा सही कंसेप्ट है, ये तो सिर्फ अट्रैक्ट करने का, आपसे पैसा निकलवाने का तरीका है। अदरवाइज मैं पर्सनली नहीं जानता किसी भी आदमी को जिसने एक्चुअल में ट्रेडिंग करके पैसे कमाए हैं। ओके, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आपसे। पेरेंट्स का एक फाइनेंशियल मूव कौन सा होना चाहिए? एक मूव पेरेंट्स का फाइनेंशियली कौन सा होना चाहिए अपने बच्चे के प्रति कि उनकी लाइफ आगे जाके टोटली सिक्योर हो जाए? सिर्फ एक मूव। जी देखिए, मैं जनरली 2 चीज़ें बोलता हूँ लोगों को कि एक तो जैसे ही बच्चा बोर्न होता है उस टाइम पे हम लोग जैसे उसकी पार्टी करते हैं, छोटे छोटे फंक्शन घर पे होते हैं, उनसे हमें कुछ ना कुछ कलेक्शन आता है, लोग ब्लेसिंग दे के जाते हैं बच्चे को, उसमें साथ में थोड़ी सी अमाउंट भी देते हैं। तो वो एक ठीक ठाक अमाउंट हर घर में इकट्ठी हो जाती है। कोई मिडिल क्लास फैमिली है तो 50,000 1 लाख रुपए भी हो जाते हैं, कोई अच्छी बड़ी फैमिली है तो 2 या 5 लाख रुपए भी इकट्ठे हो जाते हैं। उस पैसे को अगर आप इन्वेस्ट कर दें रादर देन कि हम बच्चे का बैंक में डालें, जनरली पेरेंट्स ये कहते हैं बैंक में डाल दें, बैंक में न डाल के अगर आप उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दें और साथ में जिस दिन वो बोर्न हुआ है उसी के आसपास में अगर आप उसकी एक SIP कर दें, 5,000 की कर दें, 2,000 की कर दें, 1-2 स्टेप ये आप ले लेते हैं तो बिलीव मी जब वो बंदा 25 साल का होगा तो उसके पास में एक इतनी बड़ी अमाउंट होगी जिससे कि वो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। जैसे 5,000 की भी अगर आप SIP करते हो तो 25 ईयर तक आते आते मार्केट ने अगर 13-14% की रिटर्न दे दी तो आपके पास 1 करोड़ प्लस अमाउंट हो जाती है, 1.25 से 1.5 करोड़ के करीब अमाउंट आती है। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि अगर कोई भी बेबी बॉर्न होता है, अगर आपने 5,000 से उसकी SIP कर दी जी, तो जब वो 22 या 23 का हो जाएगा, हाँ जी, तब उसके पास 1 करोड़ रुपए होगा। 1 करोड़ प्लस 1.25 से 1.5 करोड़ का मेरा एस्टिमेट है कि मार्केट जनरली 13-14% की रिटर्न देता है। अगर मार्केट ने 13-14% की रिटर्न दी तो आप मान के चलिए कि वो 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए उसके पास में इकट्ठा हो जाएगा।
अगर इतना पैसे इकट्ठा होता है, सोचिए अगर आज हमारे पास जब हम 22-23 के होते हैं 1-1.25 करोड़ रुपए हो, तो हमको छोटा मोटा अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक कॉन्फिडेंस ही अलग होता है बच्चे का, जिसके पास में 1.25-2 करोड़ रुपए है बिजनेस करने के लिए, वो एक अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ में बिजनेस स्टार्ट करता है। उसको पता है मेरा 2-4 साल का बैकअप है, ये इसके साथ में मैं कोई बिजनेस कर सकता हूँ। क्योंकि इस एज के अंदर जो आइडियाज आते हैं 20 से 23-25 के बीच में जो आइडिया आते हैं, फिर ओवर द एज जैसे जैसे मेच्योरिटी आती है वो खत्म होते जाते हैं। इसी एज के ऊपर मान लो आपने स्टडी भी की है, आपके पास आइडियाज भी हैं, दूसरा आपके पास पैसा भी है, तो ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है आपके बच्चे का ये फ्यूचर चेंज कर दे। ऑब्वियसली कहीं अगर इस टाइम पे अगर बैंक अकाउंट में आप किसी भी बच्चे के पास अगर 50 लाख रुपए भी हैं जी, तो वो उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो काफी ज्यादा अलग हो जाता है, बिल्कुल। और वो कहीं ना कहीं ये भी अपने पेरेंट्स को शुक्रगुजार होता है। मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट मेरे पास इतने पैसे हैं, उसको ज़्यादा हासिल करने की ज़रूरत नहीं होती है। जी तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई गेस हर पेरेंट्स को वो करना चाहिए। देखिए मैं ऐसे मानता हूँ जो पिछली जनरेशन थी उसके पास इतने पैसे नहीं थे, हमारे पेरेंट्स के पास में वो जमाना अलग था, इतने पैसे नहीं होते थे, ना ही बच्चे के पास इतना कलेक्शन आता था। लेकिन आज की डेट में जब हर पेरेंट्स के पास में, चाहे वो कितना भी मिडिल क्लास है, चाहे कुछ भी है, थोड़ा सेविंग तो हर आदमी अपने बच्चों के लिए कर सकता है। जब वो कर सकता है तो एक सिर्फ डिसिप्लिन फॉलो करना उसको, ये लाइफ में ये चेंज लिया है कि ये तो मेरे को कसम खा ले कि भैया इस पैसे को तो हाथ नहीं लगाना, कितनी भी कंटीजेंसी आई लाइफ के अंदर। मैं इस चीज को कैसे करता हूँ कि मैं उस बच्चे के लिए, मेरे जो बच्चे हैं 2 बच्चे हैं मेरे, अच्छा, उनके लिए मैं क्या करता हूँ कि कुछ पैसे जैसे कहीं से कोई अमाउंट आई, अगर नहीं आते तो मैं अपनी तरफ से डालता हूँ, और उन बच्चों के मैंने डीपी बना रखे हैं। डीपी मतलब जैसे, हाँ, डीपी डिपॉजिटरी अकाउंट होते हैं, जैसे आप कैश जो है बैंक में रखते हैं, इसी तरह से डिपॉजिटरी में हम लोग शेयर रखते हैं। तो मैंने बच्चों के नाम से डिपॉजिटरी बना रखे हैं, तो जहां से जो भी मेरे पास कलेक्शन आता है मैं उस पैसे को शेयर में कन्वर्ट करता हूँ। कोई शेयर ले लिए, बच्चों के अकाउंट में डाल दिए। अब उस पैसे को टच करते हुए मेरा थोड़ा सा वैसे दिल धक धक होता है ना, बच्चों के पैसों के आप हाथ लगा रहे हो तो आप लगा ही नहीं पाओगे। यही आपके अकाउंट के अंदर मान ले पड़े तो आप होस्ता उसको बेच दो, आपको याद ही नहीं रहा ये चीज़ कि ये मैंने बच्चों के लिए इन्वेस्ट किए थे। तो मैंने बच्चों के डीपी में शेयर डाल दिए और उनको मैं टच नहीं करता। वो ओवर द ईयर ग्रो ही हो रहा है, कभी भी उसमें डी ग्रोथ नहीं आई, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ हसल ऐड भी हो रहा है और जो पुराना पैसा उसमें रिटर्न भी आ रहा है। तो मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि जब तक मेरे बच्चे बड़े होंगे तो कम से कम 1-1 करोड़ रुपए दोनों के पास होंगे। वो उस पैसे का चाहे वो कोई अपने लाइफस्टाइल पे खर्च करे, चाहे कोई इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन मैं उनको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दूंगा कि वो अपना डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ आजकल की जैसे एजुकेशन है, बच्चे एजुकेटेड तो हो जाएंगे, उनका एक माइंडसेट तो क्रिएट हो जाएगा, उनकी एजुकेशन इतनी अच्छी हो जाएगी कि वो उनके माइंड के अंदर उस तरह के बिजनेस आइडियाज तो आएंगे, और एक पैसा भी उनके पास होगा तो उनका कॉन्फिडेंस अलग हो जाएगा। तो हो सकता है कोई अच्छा स्टार्टअप वो कर पाए। बिल्कुल, मैं ये बोल रहा हूँ कि हर पेरेंट्स को ये चीज़ तो ज़रूर करना चाहिए। ये जो जनरेशन है, जो अब पेरेंट्स बनेंगे, उनको भी फ्यूचर के लिए ये बहुत करना चाहिए। ये पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी बात है और आपके होने वाले बच्चे के भी बहुत अच्छा एक फ्यूचर सेट हो सकता है। बिल्कुल, ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको अच्छा लग रहा हो। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप जो बिल्कुल यूथ जो जनरेशन है उसके लिए बात कर रहे हैं, तो उसका फिर मेरे को ज़्यादा मजा आता है। मेरा भी थोड़ा सा जो इंटरेस्ट है वो बच्चों के लिए, ये जो कमिंग जनरेशन है इनके लिए मेरा थोड़ा सा एक पर्सनल इंटरेस्ट इन लोगों को लेके ज़्यादा है, क्योंकि आजकल की जनरेशन के अंदर कन्फ्यूजन बहुत है। थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इतनी सारी लाइन्स हो गई है। जैसे मैं हमारे टाइम की बात करूँ तो बहुत लिमिटेड सी लाइन थी। आज से अगर 20 साल पहले आप बात करें तो स्टडी की बात करें तो किसी ने BCom कर ली, किसी ने BA कर ली, ठीक है, और कोई थोड़ा इंटेलिजेंट है तो उसने BSc कर ली। 2-3 ही लाइनें थी, इसी में से किसी को चूज करना होता था। आजकल की जनरेशन के पास में हंड्रेड्स ऑफ लाइन्स हैं, एक यूनिवर्सिटी 100 से ज़्यादा कोर्सेज ऑफर कर रही हैं। तो ऐसे टाइम में बच्चे इतने कंफ्यूज हो जाते हैं हम किस साइड में जाएं। जब वो एजुकेशन कर लेते हैं तो फिर वो आगे कैरियर नहीं समझ आता। कैरियर में हंड्रेड्स ऑफ अपॉर्चुनिटी हैं, इतनी सारी नई नई चीज़ें आ रही हैं, वो बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज करके रखते हैं कि हमें लाइफ में किस डायरेक्शन में जाना है। तो इसलिए बच्चों से बात करके, बच्चों को नॉलेज अपनी शेयर करके मैं थोड़ा सा ऐसा रिलैक्स महसूस करता हूँ। मुझे लगता है कि और कुछ लाइफ में कमाए ना कमाए, लेकिन 2-4 बच्चों को भी अपने अगर सही डायरेक्शन में ले आए तो वो एक लाइफ की बहुत बड़ी इनकम हो जाएगी। सबसे आपकी सबसे बड़ी किक ये है कि जितने भी मिडिल क्लास बच्चे हैं उनको फाइनेंशियल एजुकेशन देना, और जो वो चाहते हैं फाइनेंशियल स्टेबल, उधर तक उनको पहुंचा के देना। बिल्कुल, उसमें थोड़ा सा पेरेंट्स को भी एजुकेट करना पड़ता है, थोड़ा सा बच्चों को भी एजुकेट करना पड़ता है कि आप भी मान लीजिए पैसे मिल गए तो उसको मिस यूज ना कर दें। तो यहाँ पे बिना सोचे समझे किसी ऐसे बिजनेस में ना लगा दें जिसका बारे में आपको पता ही नहीं है। तो वो जो पेरेंट्स ने 20 साल की तपस्या की वो सारी आप एक दिन में खराब कर दोगे। तो अच्छी एजुकेशन लेकर फिर ही उस डायरेक्शन में काम करें तो वो पेरेंट्स और बच्चे दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। बहुत बेनिफिशियल है, अमेजिंग। अब आप मुझे बताइए, स्टूडेंट्स के बारे में बात चली रही है तो हम लोग पूछते हैं कि कोई भी 21, 22, 23 साल का जो स्टूडेंट है उनके पास उतना इनकम नहीं रहता है, या तो उनको पॉकेट मनी मिलती है या वो कहीं से इंटर्नशिप करके पैसे कमाते हैं।
वो ऐसा किस चीज पे इन्वेस्ट करे कि अगले 10 साल में उनके पास बहुत अच्छा अमाउंट हो जाए. इट कैन बी मोर देन 50 lakhs ऑल्सो. और डू यू थिंक इट इज पॉसिबल टू हैव मोर एंड मोर देन दैट? ठीक है, देखिए इसके अंदर मैं एक चीज बोलूंगा कि आज मान लीजिए आपकी इनकम कम है, तो ये जरूरी नहीं कि आगे भी इनकम आपकी कम ही रहे. तो जब आपकी इनकम कम है तो आप थोड़े से स्टार्ट कीजिए. ये सबसे पहले तो डिसिप्लिन अंदर अपने अंदर लेकर आइए कि मुझे अपनी इनकम का कम से कम 30%, चाहे मैं 30,000 कमा रहा हूँ, चाहे 50,000 कमा रहा हूँ, चाहे 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, 30% मैं कम से कम अपना सेव करूंगा और जो बचा हुआ पैसा है उसी को अपनी इनकम समझूंगा. अगर इस माइंडसेट के साथ में अगर आगे बढ़ते हैं आप, तो आपको एक सेविंग करने का डिसिप्लिन आ जाएगा. तो पहले तो ये डिसिप्लिन लेकर आइए, थोड़ा सेव करना सीखिए आप. दूसरी बात, उस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करना है, तो मैं बोलूँगा कि अर्ली एजेस के अंदर जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लें. ठीक है, क्योंकि आप जनरली साल 2 साल के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप 10 12 15 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो ऐसे टाइम के अंदर आप थोड़ा सा रिस्क भी ले सकते हैं. जैसे मैं बोलता हूँ बच्चों को कि आप आईपीओ से स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आप शेयरों में लगाएंगे तो वो टाइम लेंगे थोड़ा सा ग्रोथ. आईपीओ आप बोल रहे हैं? आईपीओ के अंदर आप पैसा लगाइए. कैसे? स्टार्टिंग करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप किसी भी ब्रोकर के साथ में, जैसे जीसीएल भी एक ब्रोकर है, इनके साथ में आप अकाउंट खुला लीजिए. डीमेट अकाउंट आपका खुल जाएगा. तो ये जो ब्रोकर सभी ऐप देते हैं, इनकी ऐप के ऊपर जाइए आप और आईपीओ की लिस्ट देखिए कौन कौन से आईपीओ आ रहे हैं. थोड़ा सा उसको रिव्यू कर लीजिए, गूगल पे, चैट जीपीटी पे थोड़ा रिव्यू कीजिए किस तरह का आईपीओ है, उसको आइडेंटिफाई कीजिए. अच्छा लग रहा है तो उसको अप्लाई कर दीजिए. 90% आईपीओ जो है वो पैसे देकर ही जाते हैं. थोड़ा सा आप रिसर्च कर लेंगे तो 10 में से 9 आईपीओ आपको पैसे देकर जाएंगे. तो ये सबसे मेरे को क्विक वे लगता है पैसे कमाने का, कि आपने 15,000 रुपये लगाए, हो सकता 2 4 5,000 रुपये आपके 5-7 दिनों में ही आ जाए, क्योंकि इसका साइकिल जो है बहुत छोटा है. आप रिटर्न वाइज देखेंगे तो आपकी 20% की रिटर्न हो गई. 20% लेने में आपको मार्केट से तो लगेंगे करीब 1 साल, लेकिन यही अगर आपको आईपीओ निकल गया तो आपके इमीडिएटली 20% हो जाएंगे. तो ये जो ग्रोथ पैसों की होती है, ये ग्रोथ बहुत फास्टर है एज कम्पेयर टू डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट. तो मैं ऐसे जनरली लोगों को बोलता हूँ थोड़ा थोड़ा आप सीखिए. पहले आप रिटेल के अंदर लगाइए आईपीओ. जब रिटेल के अंदर थोड़ा सा आपको आईपीओ निकल जाए, आप पैसे कमा लें, तो एसएमई की तरफ भी थोड़ा सा देखिए. वो जो मार्केट है वो उसमें 100% तक के उसमें गेन आते हैं. थोड़ा रिस्की ज़्यादा है, हाई रिटर्न और हाई लॉस वाले ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, क्योंकि एसएमई के अंदर जनरली क्या है, छोटी कंपनी आती हैं. तो एसएमई के अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप मान के चलो कि आपने अगर 1.5-2 लाख रुपए लगाए हैं, तो हो सकता है उसमें 1 लाख रुपए भी आ जाए. अच्छा. तो ये 1-1 लाख रुपए मान लीजिए साल में 2-4 बार भी आपके आ गई, तो हो सकता है आप 1 लाख रुपए लगा के या 2 लाख रुपए लगा के उस पैसे को 3 गुना कर लें. तो ये आप बोल रहे हैं स्टूडेंट्स को, स्पेशली जो बिगनर्स है स्टॉक मार्केट पे, उनको इन्वेस्ट करना चाहिए. जी. स्टॉक्स पे आप कहीं ना कहीं मना करते हैं. स्टॉक के लिए मैं मना नहीं कर रहा, मैं ऐसे नहीं कर रहा स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए. स्टॉक में तो आपको करना ही चाहिए. मैं तो ऐसे बोलता हूँ कि थोड़ा पैसा तो आप कम से कम स्टॉक में या एसएफपी के थ्रू डाल सकते हैं. डायरेक्टली स्टॉक आइडेंटिफाई मत कीजिए, क्योंकि आपकी वैसी एक्सपर्टीज नहीं है, आप उस तक गलत लोगों के संपर्क में भी आ जाए. ऐसा भी कोई भी चूज कर लो, किसी भी ब्रोकर की आप एडवाइस लेकर एक एसएफपी स्टार्ट कीजिए. 1000, 1500, 2000 रुपये जो भी आपकी पॉकेट मनी अलाउ कर रही है वहां पर आप कीजिए. लेकिन थोड़ा पैसा स्पेयर कीजिए मार्केट में रिस्क लेने के लिए भी, क्योंकि अगर आपके एस्पिरेशन इतने बड़े हैं, आपको करोड़पति बनना है, तो आप है ना 2000 की एसएपी करके करोड़पति नहीं बन सकते. या 60 साल की उम्र में बनेंगे तब तक आपके फिर वो उस पैसों की इतनी वेल्थ नहीं रहेगी. तो मैं बोलूँगा अगर आपको जल्दी अगर अमीर होना है या जल्दी आपको पैसा कमाना है, फिर आपको थोड़ा सा मार्केट में रिस्क लेना पड़ेगा. आप आईपीओ की तरफ आएँ और आईपीओ में थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस करके फिर एसएमई आईपीओ की तरफ आएँ. एसएमई आईपीओ के अंदर पैसा लगाएंगे तो थोड़ा रिस्क आपका बढ़ जाएगा, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि साल में अगर 2-3 आईपीओ भी आपके आ गई तो आप 1.5-2 लाख की इन्वेस्टमेंट से 4-5 लाख रुपए कमा जाए. तो वो एक बहुत बड़ा ऐसा सेक्टर है कि जो थोड़ा सा अभी रिटेल के जो लोग हैं उनसे छुपा हुआ है. और एक और भी रीजन इसमें यही है कि इसमें जो टिकट साइज है वो थोड़ा बड़ा है. पहले जो एसएमई आईपीओ लगते थे वो 1.5 लाख रुपए में लग जाते थे. अब जो एसएमई आईपीओ लग रहे हैं वो 2.5 लाख रुपए के आसपास मिनिमम उसमें इन्वेस्टमेंट है. तो आप कैसे भी करके 2.5 लाख रुपए इकट्ठे करें और उसमें थोड़ा थोड़ा लगाएं, लेकिन सावधानी के साथ में. मैं फिर कह रहा हूँ ये जनरली छोटी कंपनियां होती हैं, अगर इसके अंदर आप पैसा लगाते हैं तो थोड़ी सी आपकी रिस्क ज़्यादा होती है. स्टडी करके फिर लगाएं, बिना स्टडी करे आंख मीच के लगा देंगे तो हो सकता है फिर वो 2.5 लाख के आपके 2 लाख भी रह जाए. मुझे लगा आप ये स्टूडेंट्स को बोलेंगे कि एसआईपी में लगाओ. जी. एसआईपी, बट आई एम श्योर दैट यू टोल्ड दिस एंड विच इज वेरी गुड, क्योंकि हर स्टूडेंट ये भी चाहता है कि मैं थोड़े अमाउंट लगा रहा हूँ बट मुझे ज्यादा रिटर्न मिले. इस चीज में उनको फ्यूचर में ज्यादा रिटर्न मिल सकता है. और कहीं ना कहीं आपका पहला जो आंसर था कि रिस्क कुछ करने के लिए रिस्क तो लेना पड़ेगा. जी बिल्कुल. देखिए आपने जो क्वेश्चन पूछा कि मैं 22 का हूँ, 23 का हूँ और मेरे को 30-32 में करोड़पति बनना है. हाँ. या बड़ा पैसा कमाना है, तो फिर एक तो बात माननी पड़ेगी, आपको रिस्क ज्यादा लेना पड़ेगा. रिस्क तो ज्यादा लेना पड़ेगा. और सेबी ने एक चीज कर रखी है कि जितना ज्यादा रिस्क होता है वो टिकट साइज उतना बड़ा कर देता है. जैसे आईपीओ में बात करूं तो 15,000 रुपए में भी आप लगा सकते हो.
लेकिन अगर आप एसएमई पे बात करो तो आपको 2.5 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि उसमें रिस्क ज़्यादा है। तो आइडेंटिफाई जरूर करेंगे किस तरह के एसएमई में आप पैसा लगा रहे हैं, उसको देखकर अगर आप लगाएंगे तो ही आपके पैसे आएंगे। आंख मिच के एसएमई में पैसा लगा देंगे तो मैं फिर कह रहा हूँ आपके पैसे के डूबने के भी चांस है। ओके, जी। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है, बहुत लोग होते हैं जिनको लगता है कि मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, काश 10 साल पहले मैं इन्वेस्ट कर सकता था तो आज मेरे पास इतना होता। जब लोग 30s को क्रॉस करते हैं, अपने 30s में जाते हैं, कहाँ पे उनको इन्वेस्ट करना चाहिए? उन्हें कभी इन्वेस्ट नहीं करा है जो 30s में जाते हैं, कहाँ पे उनको इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि कुछ सालों के बाद वो हैप्पी रिच रिटायरमेंट लाइफ जी पाए? जी, देखिए पहले तो मैं बोलूँगा कि ये थॉट ही गलत है कि मैंने जो टाइम है वो मिस कर दिया, ऐसा नहीं है। बल्कि मैं तो बोलूँगा कि अगर शेयर मार्केट में आपको स्टार्ट करना है तो इससे अच्छा टाइम कभी हुआ ही नहीं हिस्ट्री के अंदर। जिस तरह का एक एनवायरनमेंट तैयार हुआ है, जिस तरह का इंडिया के अंदर एक एटमॉस्फेयर तैयार हुआ है, पूरा वर्ल्ड आज इंडिया की तरफ देख रहा है, तो इससे अच्छा टाइम 10 साल पहले नहीं था। पिछले 10 साल में जो शेयर मार्केट ने रिटर्न दी है, मैं मान के चल रहा हूँ कम से कम यहाँ से 50-60% एक्स्ट्रा पोटेंशियल है अगले 10 सालों के अंदर। अगर मान लीजिए 10 सालों में 100% की रिटर्न आई है तो अगले 10 सालों में 150-200% की रिटर्न आएगी। तो ये थॉट गलत है कि पहली बात कि मैंने 10 साल मिस कर दिए। आज भी आप स्टार्ट कर देते हैं तो वो बहुत अच्छा है, आपके अगले 10 साल 15 साल अमेजिंग जाने वाले हैं। इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया की जो जीडीपी सबसे ज़्यादा फास्ट पेस से ग्रो करेगी। सिमिलरली जो शेयर मार्केट है उसका भी जो रिटर्न रहेगा पूरे वर्ल्ड में, इंडिया ऐसा माना जा रहा है कि वो सबसे ज़्यादा रिटर्न देगी। तो ये थॉट गलत है कि मैंने मिस कर दिया। आज भी अगर आप इस जर्नी के साथ में स्टार्ट कर देते हैं तो आप मान के चलिए कि आप बहुत सही टाइम पे एंट्री कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने बोला कि कहाँ मैं इन्वेस्ट करूँ पैसा, तो ये टिकट साइज पे डिपेंड करता है। आज भी मैं ऐसे मान रहा हूँ 3 ही एसेट क्लास ऐसी हैं जिसके अंदर बेस्ट रिटर्न मिलते हैं। नंबर आपकी रियल स्टेट। अगर किसी के पास बहुत बड़ा पैसा है, 20-50 लाख है, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए लगाने के लिए है, तो उसको रियल स्टेट के अंदर ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए जहां पर वो अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर पाए। दूसरा मैं मानता हूँ गोल्ड है। गोल्ड के अगर आप इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं, पिछले भी आपने देखा 12-15 सालों में, या हमेशा आप कभी भी देख लीजिए, गोल्ड हमेशा से 14-15% का रिटर्न देता ही है। पर एक आम आदमी के पास में जो सैलरीड पर्सन है उसके पास में थोड़ा पैसा होता है, वो मंथली थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल सकता है। तो गोल्ड भी आपने देखा टिकट साइज थोड़ा हाई रहते हैं, प्रॉपर्टी में तो बहुत ही ज़्यादा है। तो सैलरीड लोगों के लिए मैं ऐसा बोलूँगा कि आप तो बेस्ट तरीका है कि आप एसआईपी के साथ में स्टार्ट करें। 2, 4, 5 हज़ार जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है उसके साथ में स्टार्ट करें और उसको डिसिप्लिन से मेंटेन करें और टाइम के हिसाब से ग्रो करें। जैसे मान लीजिए इस साल आपने 5,000 रुपये की एसआईपी की, अगले साल आपका मान लीजिए 3,000 का इंक्रीमेंट लगता है, तो 1,000 पहले ही उसमें से एसआईपी के लिए निकाल दें या कोई नई एसआईपी अब स्टार्ट कर दें। ये डिसिप्लिन अगर आप मेंटेन कर सकते हैं और ओवर द टाइम कर सकते हैं, ओवर द ईयर्स इसको मेंटेन कर सकते हैं, तो बिलीव मी आप एक करोड़पति पर्सन की तरह रिटायर हो सकते हैं। एक बड़े आदमी की तरह, एक रिच पर्सन की तरह, वेल्दी पर्सन की तरह आप रिटायर हो सकते हैं। एक अमाउंट हम पकड़ के चलते हैं, 30 के बाद 5,000 की हर महीने एसआईपी करते हैं, हाँ जी, तो वो करोड़पति हो सकते हैं। डेफिनेटली हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। 30 साल बहुत लंबा टाइम होता है। 30 साल तक अगर आप 5,000 रुपए की कंटिन्यूसली एसआईपी कर रहे हैं तो ये अमाउंट मेरे ख्याल से 2 करोड़ प्लस की जाती है। 30 ईयर का कंपाउंडिंग आपको मिल रही है तो ये अमाउंट डेफिनेटली बहुत जाएगी। लेकिन आप ये नहीं मान सकते कि आज आप अगर मान लीजिए 5,000 रुपए की एसआईपी कर रही है तो 15 साल बाद भी 5,000 रुपए करेंगे। आज आपको 5,000 रुपए ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे इसको फिएट मनी बोलते हैं, जो आपके पेपर करेंसी होती है इसको फिएट मनी बोलते हैं। Okay. फिएट मनी की वैल्यू हमेशा डेप्रिशिएट होगी। आज आपको 5,000 ज्यादा लग रहे हैं तो आपको 15 साल पहले 1,000 रुपए भी ज्यादा लगते होंगे जी। आपको वही अमाउंट जो है अगले 15 साल बाद आप मान के चलिए कि वो अमाउंट 20,000 रुपये हो जाएगी। तो आज आप अगर 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 15 साल बाद आपको 20,000 करना ही पड़ेंगे। और यही जो अमाउंट है वो ओवरऑल आपके लिए एक बहुत बड़ा लमसम जो है वो क्रिएट करेगी, क्योंकि 1 करोड़ रुपए आज आपको ज़्यादा लग रहे हैं, जब 30 साल बाद पता नहीं कैसे टाइम होगा, हो सकता है कि 1 करोड़ रुपए में एक लग्जरी छोटी मोटी कोई गाड़ी आए, तो 1 करोड़ रुपए अमाउंट आज ज़्यादा लग रही है, लेकिन 30 साल बाद पता नहीं वैल्यूएशन किस लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो आपको कम से कम जितना इन्फ्लेशन यानी महंगाई हो रही है उस हिसाब से अपनी जो इन्वेस्टमेंट उसको बढ़ाना भी पड़ेगा। वो अपने आप हो जाता है, क्योंकि आप इंक्रीमेंट आपको अपनी जॉब के अंदर मिलता ही मिलता है, कुछ ना कुछ आपकी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होती है। वही पैसा आप शेयर मार्केट में लगाते रहें, इन्वेस्टमेंट में लगाते रहें, तो आपको जो 30 सालों बाद या 25 सालों बाद जो अमाउंट मिल रही है वो इतनी अच्छी अमाउंट होगी कि आने वाले जो 20 साल या 25 साल आपके रिटायरमेंट के बाद वाले हैं वो आप बहुत स्मूथली आप निकाल जाएंगे। बहुत बढ़िया, मतलब ये मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर लगा एक चीज़ कि ये जो लोग सोचे उनका टाइम चला गया, सबसे बेस्ट टाइम तो अब आया है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। जी जी। और थोड़े थोड़े एसआईपी के साथ अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आप एक बाद में अच्छी सी फ्री रिटायरमेंट लाइफ जी पाते हैं। और क्या पता कि आप अपने
ग्रैंडसन्स को भी कुछ छोड़ के जाए. डेफिनेटली. All right, super. So SIP is the key of the Actually, success. actually. Amazing. मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाला था, आपने इसमें इंक्लूड भी करा. मेरा अगला क्वेश्चन ये था कि हमने स्टॉक्स के बारे में बात करी, हमने SIP के बारे में बात करी, म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करी, बट लास्ट ईयर देखा जाए तो गोल्ड ने मोर देन 40% रिटर्न दिया है. जी. तो लोग फिर गोल्ड पे क्यों नहीं इन्वेस्ट करे? एक तो वो सेफ रहता है, रिस्क ज्यादा कम रहता है. स्टॉक्स इन सब चीजों में रिस्क रहता है. सो आपका क्या टेक है? देखिए, मैं ऐसे बोलूंगा कि एक आम आदमी यही सबसे बड़ी गलती करता है. वो जो पैसा जहां पर है ना, वहां पीछे पीछे भागता है. ठीक है, हर एसेट क्लास का एक साइकिल होता है. जैसे भी गोल्ड ने रिटर्न दे दी, अब गोल्ड का आप अगले 3-4 साल देखें कोई रिटर्न नहीं आएगी इसके अंदर, क्योंकि एक हर एसेट क्लास का एक साइकिल होता है. ऐसा नहीं कि एक ही एसेट क्लास हमेशा आपका पैसा देगा. इसलिए हम बोलते हैं थोड़ा सा एसेट क्लास को मिक्स कीजिए. आप कभी पता नहीं लगा पाएंगे कि कौन सा एसेट क्लास कब रिटर्न देगा आपको. तो बेटर है कि सारे एसेट क्लास के अंदर थोड़ा थोड़ा पैसा आप लगा के रखें और ये जज ना करें कि कौन से साल में कौन सा एसेट क्लास रिटर्न देगा. तो गोल्ड ने जब ऑलरेडी परफॉर्म कर दिया है, अब आप उस पर दोगे तो पता लगा 3 साल आपको रिटर्न ही नहीं आया. जैसे PSU स्टॉक्स के बहुत अच्छा एग्जांपल है मेरे पास में. मैं लास्ट ईयर देख रहा था कि PSU स्टॉक्स ने 2024 के अंदर सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया. तो लोगों ने सारा पैसा वहीं लगा दिया PSU स्टॉक्स के अंदर, और अगले 1 साल में देखेंगे तो आप उसका जो रिटर्न आ रहा है वो माइनस के अंदर आ रहे हैं. तो पैसों के पीछे भागने वाली जो स्ट्रेटजी है, जो दिमाग है, ये आदमी को कहीं ना कहीं खराब करता है. इसकी बजाय आदमी को ये करना चाहिए कि थोड़ा सा एक तो एसेट क्लास को मिक्स करना चाहिए, सिंगल एसेट क्लास में सारे पैसे ना लगाएं. दूसरी बात, पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर वो बेस ना बनाए कि मेरे को कहाँ पैसा लगाना है. ओनली पास्ट परफॉर्मेंस कभी क्राइटेरिया नहीं हो सकता, क्योंकि हर एसेट क्लास का, जैसे मैंने आपको बताया, कि साइकिल होता है. जब वो साइकिल मेच्योरिटी की तरफ आ गया, फिर आप उसमें पैसा लगा रहे हो, फिर अगले 3 साल आप बैठे रहोगे, बैठ के वेट करते रहोगे कि भैया मेरी एसेट क्लास चलेगी. तो वो अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं जो मायूसपन रहता है ना, वही आपके हाथ लगेगा. इसलिए आप बेटर है कि थोड़ा थोड़ा पैसा हर एसेट क्लास में लगाते रहें. और आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो बेस्ट है कि आप पैसे भी लगा के बैठ जाएं. शेयर मार्केट अल्टीमेटली आपको बेनिफिट देता ही देता है. तो ओके, वही मैं बोल रहा हूँ, नेक्स्ट बिग थिंग क्या है? आप बोलें गोल्ड अब रिटर्न नहीं देगा आपके हिसाब से, और सही भी है फॉर द शॉर्ट टाइम, लॉन्ग टाइम. बट स्टिल आगे अब क्या? ऑब्वियसली स्टॉक्स के बारे में बात करिए, गोल्ड में रिटर्न दे दिया, बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया जी. और ये ऑब्वियसली साइकोलॉजी, जिसने आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया वो एक रुकेगा ही रुकेगा, चाहे वो क्रिप्टो हो. जी. क्रिप्टो ने 2020 के टाइम पे, उससे पहले कितना अच्छा लोगों को रिटर्न दिया था, आफ्टर दैट वो क्रैश हुआ अगेन. अब नेक्स्ट चीज आप क्या देखते हैं जो कोई हम लोग में से देख नहीं पा रहे हैं अब तक उसको? क्रिप्टो, हम बिटकॉइन जब 2021 में लोग सिर्फ जानते थे कि बिटकॉइन था जी. जिन लोगों ने उस टाइम इन्वेस्ट करा, आज वो उनके पास बहुत बहुत सारा फंड्स है जी. व्हाट डू यू थिंक द नेक्स्ट बिग थिंग? देखिए, मैं ऐसे बोलूंगा कि नेक्स्ट बिग थिंग ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि पिछले 10-20 सालों में आप देखेंगे, 2 डिकेड में देखेंगे, तो क्रिप्टो ही एक ऐसा नया एसेट क्लास निकल कर आया है जो कि नया मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है. और इसके बेस पे आपने देखा बहुत सारे लोगों ने पैसा लूज भी किया है. जैसे NFT एक नया एक एसेट क्लास करके इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि जब एक नई चीज़ बाजार में आती है तो उसके डुप्लीकेट भी आइटम्स मुझे ऐसा लगता है कि आ जाती है. लोगों को एक क्रेज होता है कि हम एक नई चीज़ ढूंढ लें, उसके अंदर इन्वेस्ट कर दें. तो ये कहीं ना कहीं ये जो थॉट है कि हम ऐसी कोई चीज़ ढूंढ के उसमें इन्वेस्ट करें, ये कहीं ना कहीं खराब करती है. बेटर है कि आप कोई अच्छा सेक्टर ढूंढ लो, आप कोई ऐसी कंपनी अच्छी ढूंढ लो, पूरा अपना दिमाग लगाएं, कोई ऐसा सेक्टर ऐसे ढूंढ लें, कोई ऐसी कंपनी ऐसे ढूंढ लें जो बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत ही अमेजिंग काम कर रही है. तो वो फिर भी एक पॉसिबल है कि आप उस कंपनी में पैसा लगा के अपने पैसे को 10-20-50 गुना कर दें. अब आपने क्रिप्टो का नाम लिया, आपने कहा 2020 में इसकी अमाउंट जो थी 20,000 के आसपास थी, अब वो 1 लाख रुपए के आसपास है. तो अल्टीमेटली 5 सालों में कितना रिटर्न आया? 5 ही तो गुना हुआ. ठीक है, अब उसकी बजाय मैं आपको स्टॉक ऐसे बता सकता हूँ जो कि पिछले 5 सालों में 20-20 गुना हो गए. जो ऐसे स्टॉक जो 20-20 रुपए के थे, आप 1000 रुपए भी हो गए. आप खुद भी ऐसे ढूंढेंगे अगर, तो आपको कम से कम 100 स्टॉक ऐसे मिल जाएंगे जो कि 10 गुना से ज्यादा हो गए पिछले 5 से 6 सालों के अंदर. तो रादर देन कि हम इस तरह का एसेट क्लास ढूंढें जो कि हम वेरीफाई नहीं कर सकते कि जो सही है कि गलत है, हम ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें जो कि बहुत अच्छे बिजनेस मॉडल पे काम कर रही हैं और जिनके आगे के जो प्रोजेक्शन है वो बहुत अच्छे हैं, फंडामेंटली साउंड स्टॉक है. तो वो हो सकता है आपके 10 सालों में 10, 20 या 50 गुना भी आपके पैसे को कर दे. ठीक है, लेकिन नई एसेट क्लास को ढूंढना मुझे कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजी जो है थोड़ा सा ग्रीडी माइंड वाली लगती है, और ये ग्रीडी माइंड जो है कहीं ना कहीं आपके पैसों को किसी गलत एसेट क्लास के अंदर फंसा सकता है. वाह, अमेजिंग, सुपर, रॉ एंड ऑनेस्ट. जी. शॉर्ट टाइम में अगर जाओगे तो अपना पैसा गवाओगे. ऐसा श्योर नहीं कह सकते, लेकिन चांसेस आपके बहुत ज्यादा है. 100% नहीं कह सकते, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा है कि आप पैसे लूज करें. आई थिंक सेफ, अगर आप ईमानदारी से सेफ मनी इन्वेस्ट करते हो तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है. आप बिना बजाय किसी
दिमाग लगा के कि यार मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ मुझे अच्छा ज़्यादा रिटर्न मिल जाए, पेशेंटली धीरे धीरे करके आप रिटर्न अगर करते हो सेंसिबल, तो भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। जी देखिए, मैं ऐसे बोलता हूँ इस चीज़ के लिए कि जो वेल्थ क्रिएशन है ये टास्क नहीं है जिसको आप पूरा कर दें। लोगों को जनरली लगता है टास्क है 2 4 5 दिनों में, महीने में, 2 साल में पूरा कर दें। ये पूरी जर्नी है, एक पूरी जर्नी है, लाइफ टाइम जर्नी है, जिसको आपको एक डिसिप्लिन के साथ चलते चलते आपको पूरा करना है। ये कोई 1 या 2 दिन की चीज़ नहीं है कि आपने कहीं से कुछ दिमाग लगाया पैसे कमा लिए। ये पूरा एक लाइफ टाइम जर्नी है जिसको आपको एक्सपेंड करना है, जीना है जिसको, राइट। जैसे आप गोल्ड की बात करें, प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे थे, तो इन एसेट क्लास के अंदर भी देखो तो प्रॉपर्टी में किसी के 100 गुना पैसे हुए हैं, आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे कि किसी के 5 लाख का घर था वो 50 लाख का हो गया, किसी के 1 लाख का घर था वो आज 1 करोड़ रुपए का हो गया। ऐसा आपको बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। तो वो ओवर द ईयर हुए हैं, 20 22 25 सालों में, 30 सालों में हुए हैं, वो कोई 1 2 दिनों के अंदर नहीं हुए। तो जब दूसरी एसेट क्लास को आप टाइम देते हैं पैसा ग्रो करने के लिए, तो आपको म्यूचुअल फंड को या फिर शेयर मार्केट को भी देना चाहिए। और आपने बिल्कुल ठीक बोला कि अगर इस जर्नी को आप जीते हैं, इस टाइम को आप निकालते हैं, तो डेफिनेटली आपको वो लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देती है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या वो डिसिप्लिन हम लोग अंदर है, हमारे अंदर है। जो हमारे पुराने लोगों में गोल्ड को लेकर और प्रॉपर्टी को लेकर होता था, आपने देखा हुआ पुराने लोग चाहे कितनी भी गरीबी में जी लेते थे लेकिन अपना घर नहीं बेचते थे, तभी उस घर की आज करोड़ों के अंदर वैल्यू है। तो ये हमें डिसिप्लिन शेयर मार्केट में भी लाना पड़ेगा। उस एसेट क्लास को हम ये ना देखें कि पैसों की जरूरत पड़ी उसको बेचा और हम लोगों ने अपना पैसा निकाल लिया। तो जो डिसिप्लिन हमारा रियल एस्टेट के अंदर है, अगर वो शेयर मार्केट में भी आ जाए, तो बिलीव मी शेयर मार्केट के अंदर 3 to 4 टाइम पोटेंशियल है एज कम्पेयर टू रियल स्टॉक और एनी अदर एसेट क्लास। कैन यू टेल मी सम एग्जांपल्स जो आपने देखे, आपका बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स को लेके, और आप मुझे नाम भी बता सकते हैं किस कितने परसेंट रिटर्न दिए है? जी देखिए, मैं रिकमेंड तो नहीं कर रहा स्टॉक आपके शो के अंदर, लेकिन वारी रिन्यूएबल्स एनर्जी करके एक स्टॉक है जो कि पिछले 5 सालों में मैं देख रहा हूँ करीब 250% का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। 250%। अब आप इमेजिन कर सकते हैं 250% कितना होता है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए 5 साल पहले लगाया होता इस स्टॉक के अंदर, और आपको मान लीजिए 250% हर साल रिटर्न मिल रही है। आज 5 साल के बाद में वो पैसा कितना हो जाएगा? 60-75 lakhs जी। ये पैसा 5.25 करोड़ रुपए हो जाता है। What you are saying? 1 लाख रुपए अगर आपको 250% दे, आप ऐसा कोई स्टॉक आइडेंटिफाई कर ले जो अगले 5 सालों तक आपको 250% रिटर्न दे रहे हैं, तो आपका 1 लाख रुपया करीब 5.25 करोड़ रुपए हो जाता है। तो ये पोटेंशियल है शेयर मार्केट करोड़ रुपए। ऐसा शेयर आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये फैक्ट है। आप एक्सेल के ऊपर या कैसे भी कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं कि इस तरह के स्टॉक्स ने पैसे दिए भी हैं, प्लस आप खुद कैलकुलेट करेंगे। अगर आप खुद ने कोई इस शेयर में पैसा लगा दिया और आपकी मान लीजिए किस्मत चमक गई, तो हो सकता है कि आपको 1 लाख रुपए 2 4 5 करोड़ रुपए कन्वर्ट हो जाए। क्या बात है, अमेजिंग। वही प्रॉब्लम है ना रवि जी की आइडेंटिफाई, लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हम वो आइडेंटिफाई कैसे करें। कहीं कहीं ऑब्वियसली जो लोग सैलरीड एम्प्लॉयज भी होते हैं उनके पास भी टाइम नहीं रहता, यू नो, बिजनेसमैन, सेम गोज विद द बिजनेसमैन आल्सो। वो आइडेंटिफाई कैसे करें, जैसे हम बोलते हैं ना तो बिग स्टॉक्स जिसको अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। जी जी, इसको हम शॉर्ट में रिसर्च बोलते हैं। आप कह रहे हैं रिसर्च कैसे करें, कंपनियों की रिसर्च करना, स्टॉक आइडेंटिफाई करना, ये अपने आप में एक स्टडी है पूरी की पूरी। ये 1 2 दिनों में नहीं आ सकता। मैं यही बोलता हूँ कि आप थोड़ा सा इसमें चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। दूसरी बात, आपको खुद को स्टॉक्स निकालने हैं तो आपको प्रॉपर इसके कोर्सेज करने पड़ेंगे। कोर्सेज करके आप कम से कम 4 से 5 साल इसके ऊपर देते हैं। अलग अलग तरह की बुक्स पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स इसके ऊपर हैं जो आप स्टडी कर सकते हैं। ये सारे एक पूरा कोर्सेज करके, स्टडी करके, बुक्स पढ़ के, कुछ यूट्यूब चैनल्स आपको देखने पड़ेंगे, पॉडकास्ट आपको सुनने पड़ेंगे। ये सारे काम करके आप 4-5 सालों में इतने कैपेबल होते हैं कि आप स्टॉक को आइडेंटिफाई करें। अदरवाइज आप मान के चलें कि एक सिंगल डे के अंदर या 2 4 5 दिनों के एक्सपीरियंस पे या कोई एक सिंगल बात सुनकर किसी की आप इस तरह के स्टॉक आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मेरे खुद की बात कीजिए आप, मेरे को लगभग 13-14 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन आज भी मुझे डेली स्टडी करनी पड़ती है कि अच्छे स्टॉक आइडेंटिफाई करने के हैं तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये तो कंटिन्यूस लर्नर आपको बनना पड़ेगा, तो ही आप अच्छे स्टॉक आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आप मुझे एक बात बताइए रवि जी, क्या कोई सही एज होती है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की? कम से कम, आई मीन मैंने तो कभी सुना नहीं कि ये मिनिमम एज है इसमें होना चाहिए, बट स्टिल आई बिलीव, मैं भी देखता हूँ लोग 16, 17, 15 के एज से भी इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। जी। सो डू यू थिंक इज देयर समथिंग लाइक दैट कि मिनिमम ये एज आपकी होनी चाहिए अबाउट द अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट? जी देखिए, इस पे मेरे को ना वॉरेन बफेट का एक कोट याद आता है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो 11 ईयर की एज में स्टार्ट की और मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया। उन्होंने ऐसे बाद में रियलाइज़ किया कि 11 ईयर बहुत ज़्यादा लेट टाइम था। तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि जिस दिन आपके पास पैसा आ गया
वही आपकी सही एज है। अगर आपके मान लीजिए आप बॉर्न हो रहे हैं, उसी दिन आपके पास में फैमिली आपको पैसा दे रही है, तो उसी दिन से स्टार्ट करो, एक दिन भी लेट नहीं करना चाहिए। उसका रीजन सिंपल से आपको बताता हूँ कि कंपाउंडिंग को आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे, कंपाउंडिंग उतना आपके फेवर में काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने 1 लाख रुपए लगाए, 10 सालों बाद क्या होगा, 1 के 2 हो जाएंगे, तो अब वो 1 लाख रुपए आपने जो कमाया वो भी अगले 10 सालों में डबल होगा। अभी तक जो सिर्फ पैसा लगाया वो डबल हुआ था 10 सालों में, और अगले नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर वो जो 1 लाख रुपए इनकम हुई वो भी डबल हो रहा है। तो पैसे से जो अर्निंग हो रही है वो भी आपके लिए एक तरह से मल्टीप्लाई हो रही है। तो जितना ज्यादा कंपाउंडिंग को आप टाइम देंगे उतना पैसा मैजिक क्रिएट करेगा। आप इसको कभी एक्सेल पे करके देखिए कि 1 लाख रुपए आप 20 साल के लिए करते हैं तो वो कितना पैसा हो जाता है, 40 के लिए तो कितना होता है, 60 के लिए करते हैं तो कितना होता है। जितना टाइम ज्यादा मिलेगा वो उतना बड़ा एक मैजिक क्रिएट करेगा। जैसे कि वॉरेन बफेट को आप देखिए, वो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में से एक है, तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं हो कि वो बहुत बड़ा कभी कोई पैसा सिंगल शॉट के अंदर बहुत बड़ा पैसा कमा लिया हो, लेकिन कंपाउंडिंग उनकी जो आप कंपाउंडिंग देखेंगे वो करीब 80 सालों से कंपाउंड कर रहे हैं पैसों को। 11 पे स्टार्ट किया था और आज 93-94 साल के हो रहे हैं। 80 सालों में उस पैसे को इतना बड़ा कर दिया उन्होंने, इतना बड़ा कर दिया कि वो ऐसा नहीं कि सारा सारा कमा के किए उन्होंने, पर वो कंपाउंडिंग ऑटोमेटिकली इतनी पेस से हो रही है, और वो टाइम जो उन्होंने दिया बहुत बड़ा दिया। अर्ली एजेस में स्टार्ट करें, जितने अर्ली स्टार्ट करेंगे आपके वेल्थ क्रिएशन के चांस उतने ज्यादा हो जाएंगे। क्या बात है, अमेजिंग पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक्चुअली एग्जैक्टली। अब आप मुझे बताइए कि स्टूडेंट्स जो यंगस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करने के पहले? क्या चीज़ उनको अडॉप्ट करना चाहिए जी स्टॉक मार्केट से इन्वेस्ट करने के पहले? जी देखिए, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप शेयर मार्केट को मशीन ना समझे पैसे कमाने की। शेयर मार्केट जैसे बाकी एसेट क्लास है वैसे ही शेयर मार्केट है। जैसे गोल्ड की आप बात करें जो 14-15% का रिटर्न देता है, वैसे ही शेयर मार्केट की आप बात करें तो 14-15% का रिटर्न ये शेयर मार्केट देता है। जनरली जो लोग शेयर मार्केट के अंदर आते हैं वो स्पेकुलेटिव माइंड से आते हैं कि उनको स्पेकुलेशन करनी है। ये माइंड छोड़ कर आए, इसको एक आप ऐसा टूल समझें जो ओवर द टाइम आपको एफडी से बेटर रिटर्न दे सकती है। इस माइंडसेट के साथ अगर आप आएंगे तो डेफिनेटली मैं आपको कह रहा हूँ शेयर मार्केट से पैसे कमाएंगे। अगर इसको आप मशीन समझेंगे, ये क्रिप्टो नहीं है, आप ऐसे समझिए ये क्रिप्टो नहीं है, या जो गेमिंग के आजकल टूल चल रहे हैं मार्केट के अंदर, आपने देखा बहुत सारी चीजें मार्केट में चल रही हैं जो कि इंस्टेंटली पैसा मल्टीप्लाई कर देती है। शेयर मार्केट वो चीज नहीं है। जितना स्पीड से आप पैसा कमाने की सोचोगे उतने स्पीड से पैसा चला जाएगा इसके अंदर। तो बेटर है कि आप थोड़ा कम स्पीड के साथ में एक माइंडसेट करके 14-15% का माइंडसेट लेकर इस मार्केट के अंदर आए, तो उम्मीद है कि आप बने रहेंगे। वरना जितनी स्पीड से आएंगे उतनी स्पीड से बाहर भी हो जाएंगे बाजार में। मैंने थोड़ा कमा लो, वो ज्यादा बढ़िया है। अगेन मुझे आप 3 बुक्स मैं दोबारा पूछूंगा, आप 3 बुक्स रिकमेंडेड कीजिए जो स्टॉक मार्केट के इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, उनको स्टॉक मार्केट के लिए थोड़ी नॉलेज चाहिए। 3 बुक्स एनी यू कैन सजेस्ट एनी। ये देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में आना है तो मैं बोलूँगा कि आप साइकोलॉजी ऑफ मनी करके बुक है वो पढ़िए। ये वर्ल्ड की मोस्ट सेलिंग बुक में से एक ही है। अभी रिसेंटली किसी ने राइट की थी 2-3 साल पहले, वो तब से ये वर्ल्ड की टॉप लीडिंग बुक्स के अंदर आती है, मोस्ट सेलिंग बुक में से एक है। दूसरा मैं बोलता हूँ वॉरेन बफेट वेज। वॉरेन बफेट, क्योंकि अभी मैंने उनका नाम भी लिया था, उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा कमाया शेयर मार्केट से, तो उनके रास्ते देखिए उन्होंने क्या पाथ जो है वो अडॉप्ट किए। लास्ट में बोलूँगा कि वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, ये एक बुक है पीटर लिंच की। पीटर लिंच का भी जो इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो 3 बुक मैं रिपीट कर रहा हूँ। नंबर 1 बुक आपकी साइकोलॉजी ऑफ मनी, उससे आपका ये सेट होगा कि आपको किस तरह का दिमाग लेके बाजार में आना है। दूसरी बात आपका वॉरेन बफेट वेज, ये बुक आपको बताएगी कि क्या रास्ते लेने हैं आपको इन्वेस्टमेंट के अंदर। थर्ड वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, थोड़ा सा जो कॉमन आदमी से रिलेटेड बातें करती है। उस बुक में मेरे को बेस्ट बात ये लगती है कि वॉरेन बफेट वेज की आप बात करें तो थोड़ा सा टेक्निकल बुक है, लेकिन वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट जो पीटर लिंच की बुक है ये थोड़ा सा आम आदमी की तरह बात करती है, जो कि हर आदमी को समझ आती है। Absolutely. इससे कुछ आप फंडे निकाल सकते हैं कि किस तरह से हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है। 3 बुक्स भी आप पढ़ सकते हैं तो आप अपनी शेयर मार्केट की जर्नी जो है वो बिगिन कर सकते हैं। Okay, all right. Now let's talk about GCL. Obviously, this episode obviously presented by GCL. Let's talk about GCL. Right. We are promoting GCL. GCL. All right. Okay. So GCL के बारे में बताइए कि GCL कब स्टार्ट हुआ था, कितने आप क्लाइंट्स GCL के साथ ऑलरेडी हैं, GCL की ब्रांचेस अब तक कितनी हैं, और GCL का टर्नओवर मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर आप बताएं तो कितना है? मैंने देखा, रिसर्च किया था, आई हैव द फिगर इन माय माइंड बट स्टिल आई वांट टू आस्क यू। जी, GCL की स्टार्ट हम लोगों ने 2004 में की थी। हमारे जो पिछली जनरेशन है उन लोगों ने गंगानगर शहर से, जैसे इसका फुल फॉर्म आप देखेंगे तो गंगानगर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसको हम शॉर्ट में GCL बोलते हैं। तो GCL को हम लोगों ने 2004 में कॉमोडिटी सेक्शन में स्टार्ट किया था, और धीरे धीरे हम लोगों ने जो बाकी शेयर मार्केट के जो सेगमेंट्स हैं जिसमें
MCX हो गया आपका, जिसमें बुलियन कमोडिटीज आती हैं, या इक्विटी मार्केट हो गया आपका NSE BSE, ये सारे सेगमेंट फिर म्यूचुअल फंड 1 बाय 1 हम लोगों ने इसमें ऐड किए। तो ऑलमोस्ट 21 ईयर की हम लोगों की जर्नी है। और आज की डेट में आप बात करें तो राजस्थान है, गुजरात है, दिल्ली है, इधर से हरियाणा है, पंजाब है, इस सराउंडिंग जो स्टेट है राजस्थान के, इनमें हम लोगों की ब्रांचेज हैं। कस्टमर बेस की बात करें तो करीब 25,000 के आसपास हमारे कस्टमर बेस हैं, जिसमें मेजरली हमारा जो 80% कस्टमर बेस है वो राजस्थान और गुजरात से आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा बड़े तो इस मार्केट में नहीं हुए, लेकिन एक सिग्निफिकेंट, एक ठीक ठाक सा हम लोगों ने काम किया है इस मार्केट में। क्योंकि वॉल्यूम की आप बात करें तो हम लोगों के वॉल्यूम स्पेशली कमोडिटीज़ के अंदर हमेशा से इंडिया के अंदर बेस्ट रहे हैं। एक यही रीज़न है कि थोड़ा सा हम लोगों को रिकग्नाइजेशन भी मिलती है, जो कमोडिटी के अवार्ड है उसमें भी हम लोगों का कहीं ना कहीं हर साल नाम होता है। और टर्नओवर की आप पूछ रहे हैं कि टर्नओवर कितना होता है, तो इसमें दो तरह से टर्नओवर पे हम बात कर सकते हैं। एक तो हमारा जो शेयर मार्केट के अंदर जो टर्नओवर होता है वो करीब 400 से 500 करोड़ का डेली हम लोग करते हैं। और बुक्स का टर्नओवर बात करो तो हमारी कंपनी आज की डेट में करीब 50 करोड़ की इसकी पेड अप कैपिटल है, और करीब 12-15 करोड़ के आसपास हम लोग इसमें रिवेन्यू टर्नओवर करते हैं। अमेजिंग, सुपर। लोग कैसे GCL से कनेक्ट कर सकते हैं? हमने इतने सारे स्टूडेंट्स की बात करी है, क्लाइंट्स की बात करी है, जो लोग 30s में एंटर हो रहे हैं, जिन्होंने स्टार्ट इन्वेस्ट, जो इन्वेस्ट अब स्टार्ट करेंगे, जी, वो GCL से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? देखिए, हम लोगों की वेबसाइट है gclbroking.com। इस पे जाकर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। वहाँ पर अकाउंट ओपनिंग का भी एक ऑप्शन रहता है कि वहाँ जाके आप डायरेक्टली, आप किसी को हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधा gclbroking.com पे जाए, वहाँ जाके अपना अकाउंट ओपन करें। हम लोगों से जुड़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट जो मैं लोगों को बोलता हूँ एक ही है कि थोड़ा सा आपको एक पर्सनल एडवाइस भी हम करते हैं। आजकल आपने टाइम देखा ऐसा आ गया कि सब लोग बाजार में ऐप दे रहे हैं, मार्केट में बस ऐप दी, बच्चों को पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, पैसे ट्रांसफर किए और कई बार अपने हैंड बंद कर लेते हैं इस मार्केट के अंदर। हम लोग वहाँ थोड़ा सा, जैसे ही किसी का अकाउंट खुला है ना, वैसे ही कोई एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस पर्सन उसके साथ में एसोसिएट कर देते हैं। वो इमीडिएटली उसको कॉल कर लेता है और उसको बताता है कि आपको कैसे कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट करनी है। तो उसके साथ में आपकी जो लाइफ है शेयर मार्केट में वो थोड़ी बढ़ जाती है। मैं आपसे एक फैक्ट शेयर करता हूँ, पिछले 5 सालों के अंदर मार्केट के अंदर की 17 करोड़ नए डीमेट अकाउंट खुले हैं, और उसके अंदर से अब पिछले केवल 1 साल के अंदर करीब 40% लोगों ने अपना काम करना बंद कर दिया है। तो रीज़न क्या है कि सबके हाथ में मोबाइल ऐप आ गई है, हर आदमी डाउनलोड कर रहा है, हर आदमी ट्रेड कर रहा है, पता ही नहीं है कैसे करना है कैसे नहीं करना है। किसी से भी यार फ्रेंड से सीखा और ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये कहीं ना कहीं शेयर मार्केट की इमेज खराब कर रहे हैं। तो हम लोग उस एक्सपीरियंस को थोड़ा सा बेटर कर रहे हैं। जैसे पैसे ट्रांसफर करता है सामने वाला, उसको रोक देते हैं कि भैया रुक जाओ, अभी इसमें आप ट्रेडिंग मत करना, पहले सीख लो। हमारे यहाँ पर आ जाओ, ऑफिस में आ जाओ, जगह जगह पे हमारी ब्रांचेज हैं। आपके शहर में जो भी नियरेस्ट ब्रांच है वहाँ चले जाओ, सीखो थोड़ा सा मार्केट से पैसे कैसे कमाते हैं, सीख कर और स्टेप बाय स्टेप इसमें इन्वेस्ट करो। ये नहीं कि आपने पैसा डाल दिया, आपके पास कहीं से पैसा आप ले आए और उसको मल्टीप्लाई करने के चक्कर में जो आपकी जो भी अमाउंट है उसको आप खत्म कर लें। तो ये एक बेनिफिट है GCL के साथ में। इसमें हम पर्सनलाइज सर्विस देते हैं, चाहे दुनिया कितनी भी एडवांस हो जाए। शेयर मार्केट में मुझे ऐसा लगता है कि आज भी थोड़ा सा पर्सनलाइज जो सर्विस है वो वैल्यू ऐड करती है। उसी वैल्यू एडिशन का हम चार्ज कर रहे हैं। चार्जेस की बात करो तो कोई ज़्यादा नहीं है। जो मार्केट में आजकल जो एक ट्रेंड चल गया है, जो डिस्काउंट ब्रोकर 20 रुपीज़ पर ट्रेड जो चार्ज कर रहे हैं, वही हम लोग जो अपने कस्टमर है उनसे चार्ज करते हैं। मेरा यही आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें था कि बाकी जितने भी ट्रेडर्स हैं, या कंपनीज या वेबसाइट्स हैं, वो एक अमाउंट परसेंटेज चार्ज करती है, क्या आप उससे कम करते हैं या उतना ही करते हैं? सेम चार्जेस है। देखिए, आज के टाइम में इतना कंपटीशन है कि आप ज़्यादा चार्ज करके मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर सकते। इसलिए हमने भी उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। पिछले 5 सालों में इंडस्ट्री पूरी तरह से चेंज हुई है। पहले जो इंडस्ट्री थी वो फुल सर्विस ब्रोकिंग की थी, अब ये फिनटेक इंडस्ट्री में चेंज हो गया। अब जितने भी लोग हैं वो एज ए फिनटेक अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जितने भी नाम आपने सुने होंगे वो सब के सब ब्रोकर नहीं है, मैं ऐसे बोलता हूँ, वो सब के सब फिनटेक कंपनीज हैं। और वो जो है जो चार्जेस ले रही हैं वो बहुत कम ले रहे हैं। 20 रुपीज़ पर ट्रेड का जनरली मैं देख रहा हूँ इंडस्ट्री के अंदर एक ट्रेंड चला हुआ है। तो वो सेम 20 रुपीज़ पर ऑर्डर का हम लोगों ने चार्जेस रखा है। वही मार्केट में एक्सेप्टेड है। अगर कल को इंडस्ट्री बढ़ाती है तभी हम सोचेंगे इसको बढ़ाना है घटाना है। बिल्कुल। तो ये है, जितने भी व्यूअर्स हैं, आप अगर सुन रहे हैं तो प्लीज़, अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी के अभी मोबाइल पे GCL की वेबसाइट में जाइए, देखिए GCL का योर नियरेस्ट ब्रांच, अगर आपके शहर में GCL है कि नहीं है, कॉन्टेक्ट देम एंड डेफिनेटली जी दे विल हेल्प यू आउट। डेफिनेटली। एक हमारी नई ऐप भी आ रही है, वो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं इसी मंथ में। जब हम सितंबर में इसको शूट कर रहे हैं, हम लोगों की अभी 10-12 दिनों में एक नई ऐप आ रही है जिसका नाम है GCL ड्रीम्स। GCL ड्रीम्स के अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम ऐसा एक प्रोजेक्शन दे रहे हैं कि आपके ड्रीम्स और हमारा प्लेटफॉर्म, योर ड्रीम्स आवर प्लेटफॉर्म। अमेजिंग। तो इसके अंदर हम सारी एसेट क्लास है, चाहे आपकी म्यूचुअल फंड है, चाहे आपका इंश्योरेंस है, चाहे आपको IPO लगाने हैं, म्यूचुअल फंड, कुछ भी आपको किसी भी सेगमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, तो हमारी एक सिंगल प्लेटफॉर्म से आप सारा काम कर सकते हैं। तो आपको आज की डेट में क्या होता है कि आपको
IPO लगाने तो अलग ऐप है, म्यूचुअल फंड के लिए अलग ऐप है, हर चीज़ के लिए आपके पास में एक अलग ऐप है। तो सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट हम पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे के सारे सिंगल प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं। और आई होप कि ये थोड़ा सा इंडस्ट्री के अंदर वैल्यू ऐड करेगा। खासकर राजस्थान गुजरात के जो लोकल हमारे क्लाइंट्स हैं उनको थोड़ा सा इतना वो टैक्स सेवी नहीं है, तो उनको थोड़ा सा ऐसा एक्सपीरियंस दिया है कि उस ऐप के थ्रू वो बहुत आसानी से सारी चीज़ें अपनी देख पाएंगे। ड्रीम्स प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू ब्रांड बस बाय शिवा। ऑलराइट, ओके, you know me for a while, बहुत टाइम से आप मुझे जानते हैं जी। ओके, यू हैव सीन एवरी स्टेजेस ऑफ माय लाइफ, मेरे हर स्टेज में, चाहे वो मेरी ग्रोथ हो या कहीं से निकल के कहीं पे कुछ करना हो, यू नो, आप इस चीज को कैसे देखते हैं? व्हाट यू हैव टू से अबाउट ब्रांड बस बाय शिवम? जी देखिए, मेरा एक्सपीरियंस हमेशा से शिवम आपके साथ में बहुत अच्छा रहा है। ये मैं तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा, पर मैं चाहता हूँ कि आजकल की जो जनरेशन है ये थोड़ा सा सोच समझ कर फिर किसी इंडस्ट्री के अंदर आए। जैसे आपकी मैं बात करूँ, पहले आपने इवेंट्स में जाकर वहाँ पर जॉब की, राइट, आपने सीखा कि कैसे इवेंट्स मैनेज करते हैं, कैसे चीज़ों को क्योंकि देखिए सर्विस तो कोई भी दे सकता है, बिल्कुल। तो चीज़ होता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा ROI देना। कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है मान लो इवेंट के अंदर, उसका आउटपुट लेना चाह रहे हैं, उसका मैक्सिमम आउटपुट कैसे ले, तो आपने प्रैक्टिकली पहले जाकर वहाँ पर लर्निंग ली, अच्छी एसोसिएशन के साथ आप जुड़े और वहाँ पर आपने लर्निंग ली, फिर आपने अपनी एक ब्रांड बाय शिवम, जो बहुत अच्छा प्यारा नाम आपने इसमें दिया है, तो फिर आपने इसका एक्सपीरियंस को जो स्टार्ट किया ना, तो बिल्कुल सही ट्रैक पे आप चल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आप बहुत जल्दी आपने स्टार्ट कर दिया, मतलब अभी आप बहुत यंग है, मैं 22-23 साल आपकी उम्र होगी, इतनी एज के अंदर तो आई एम थैंक गॉड, आपको मैं 22-23 का लगता हूँ, बट आई एम समवेयर और 27। ओके 27 के। जनरली लोग क्या इस एज के अंदर स्टडी खत्म करते हैं, मैं कहीं CA देखता हूँ या दूसरे प्रोफेशन में देखता हूँ, तो वो 25-26 तक अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक आते आते आपने 27 के मान लीजिए आप हैं, यहाँ पर आपने अपनी स्टडी भी कंप्लीट कर ली, आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी ले लिया और अपना एक स्टार्टअप भी कर दिया। और ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इस एज के अंदर आपके आइडिया ज़्यादा आएंगे। मैं आपको देखता हूँ कि आपके बहुत अच्छे नेटवर्क हैं, तो उस नेटवर्क के अंदर भी आप जो भी ब्रांड आपके साथ में एसोसिएट होगी बिल्कुल। उसको मैक्सिमम रिटर्न दे पाएंगे। तो यही एक थॉट है मेरा भी, आपसे जुड़ने का यही पर्पज है। मैं भी चाहे आपसे पर्सनली कितना भी कनेक्टेड हूँ, लेकिन हर ब्रांड ये देखती है कि उसको मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आपको मैंने भी पर्सनली सजेस्ट किया कि आप जाएं, आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं, बिल्कुल। और आई होप कि जो भी आपसे जुड़ेगा उसको मैक्सिमम ROI मिलेगा। डेफिनेटली, इनफैक्ट मैं भी अपने ब्रांड का प्रमोशन कर देता हूँ, दिस शिवम नेटवर्क, इट्स ऑल अबाउट नेटवर्किंग, कि हर कोई किसी से मिलके एक अच्छा ROI ले, हर कोई, हर ब्रांड एक दूसरे की हेल्प करे, यही मेरा एम है। और मैं चाहता हूँ कि ये जयपुर में अलग अलग सिटीज में मैं इसको और पहुंचाऊं जी, और यही मेरी उम्मीद है, एंड आई एम श्योर आगे जाके बहुत सक्सेसफुल होगा। और जैसे जैसे रवि जी हैं और बहुत सारे लोग हैं, वो जी। इसमें बिल्कुल साथ हैं, बिल्कुल। एंड लेट्स होप आगे जाके अलग अलग सिटीज में एक्सप्लोर हो और ब्रांड बस बाय शिवम का काफी अच्छा जी। नाम हो। ऑलराइट, सो इट्स रैप अप, इट्स टाइम फॉर बस। हमेशा रैप अप के टाइम में मैं बस करता हूँ, ब्रांड बस बाय शिवम। ऑलराइट, let's buzz it around.